ग्रीन बोर्ड हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान से नई एनसीईआरटी किताब के अनुसार पाठ 5 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम की दो वीडियो होंगी, भाग 1 और भाग 2। ये वाली भाग 1 है। इस वाली वीडियो में जैव प्रक्रम के जो भी विषय हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि पूरा का पूरा पाठ इस वीडियो में मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो भी भाग 2 होगा उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न और किताब वाले जो भी प्रश्न हैं उन सभी को एक्सप्लेन करूंगा। जैव प्रक्रम के इस भाग 1 को शुरू करते हैं अगले पेज से। पाठ का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम होता क्या है, सबसे पहले इसी को परिभाषित करते हैं, इसी को समझ लेते हैं। तो यहां पर पहले वाले बिंदु में दिया है, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ऐसे सभी प्रक्रम यानी कि ऐसे सभी कार्य, ऐसी सभी क्रियाएं जो किसी भी जीव, अब जीव कौन कौन से होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, मनुष्य हैं, जानवर, ये सभी जीव होते हैं। तो इन सभी जीवों में ऐसे प्रक्रम यानी कि ऐसी क्रियाएं होती रहती हैं जो उनको अनुरक्षण यानी कि उनको जीवित रहने के लिए जरूरी होती हैं। उन सभी क्रियाओं को ही जैव प्रक्रम कहा जाता है। इसी तरह से आगे यहां पर हमें एक और परिभाषा दी गई है। अगर हम इसी परिभाषा को बढ़ा करके लिखना चाहें तो वो भी लिखा जा सकता है। इसमें दिया है, सभी जीवधारियों में उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उनके शरीर में कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं जो उनको जीवित रहने हेतु आवश्यक होती हैं। जीवधारियों के शरीर में चलने वाली इस प्रक्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। जो भी जीवधारी होते हैं उनकी आधारभूत आवश्यकता क्या होती है, भोजन होता है जैसे आधारभूत आवश्यकता है। तो इन आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए कुछ क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, और उसी की वजह से हम जीवित रह पाते हैं। तो इस तरह की जो भी क्रियाएं हैं, इस तरह के जो भी काम हैं, इस तरह की जो भी प्रक्रियाएं हैं, उन्हीं को जैव प्रक्रम कहा जाता है। अब आप कहोगे कि कौन सी क्रियाएं हैं ये जो हमारे शरीर में चलती रहती हैं या फिर पेड़ पौधों में चलती रहती हैं। तो उदाहरण के तौर पर मैंने यहां पर लिखा है, पोषण यानी कि हम भोजन खाते हैं, वो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है। तो ये एक प्रक्रिया हो गई, ये एक क्रिया हो गई हमारे शरीर में जो चलती है। इसी तरह से श्वसन यानी कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। सांस लेना ये भी एक जैव प्रक्रम ही है। इसी तरह से परिवहन तथा वहन, जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं या फिर हमारा रक्त जो है ना वो खाने को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है, तो परिवहन का काम करता है वो। इसी तरह से उत्सर्जन, जो भी हमने भोजन लिया है, कुछ भोजन तो हमारी बॉडी जो है, हमारा शरीर है, वो अवशोषित कर लेता है, लेकिन कुछ वेस्ट बच जाता है। जो वेस्ट बच जाता है उसका उत्सर्जन यानी कि उसको शरीर से बाहर निकालता है। ये पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन ये जैव प्रक्रम होते हैं किसी भी मानव शरीर में या फिर किसी भी जानवर के शरीर में। इसी तरह से पेड़ पौधों में भी होते हैं। तो हमें इन्हीं 4 जैव प्रक्रम को ही समझना है। शुरुआत करेंगे पोषण से। सबसे पहले बात करेंगे पोषण की, उसके लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। सबसे पहला जैव प्रक्रम हमें समझना है पोषण। अब पोषण होता क्या है, तो इसमें दिया है, भोजन ग्रहण करना, भोजन से ऊर्जा प्राप्त एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका प्रयोग पोषण कहलाता है। हम भोजन ग्रहण करते हैं, हम जो खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो भोजन खाना, उससे ऊर्जा की प्राप्ति करना और उससे हमारी बॉडी का अनुरक्षण यानी कि उसको जीवित रखना, उसको मेंटेन रखना, इसी को कहा जाता है गाइस पोषण। ये मनुष्यों में भी होता है, जानवरों में भी होता है और पेड़ पौधों में भी होता है। तो यहां पर आगे दिया है हमें, पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांटा गया है। यानी कि सीधा कहें तो पोषण के 2 तरीके हैं। पहला है स्वपोषी पोषण और दूसरा है विषम पोषी पोषण। दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। पहले स्वपोषी को देखते हैं। इसमें दिया है, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल पदार्थ जैसे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी पोषण में क्या होता है, जो भी जीव होता है ना वो अपने आसपास की चीजें जो होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पानी हो गया और सूर्य का प्रकाश हो गया, इनका इस्तेमाल करके भोजन खुद से अपने आप के लिए बना लेते हैं। तो उसे कहा जाता है स्वपोषी पोषण, जिसमें जो भी जीव है वो अपना खाना खुद बनाता है इन सब चीजों का इस्तेमाल करके। उदाहरण के तौर पर ऐसे कौन से जीव हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हरे पौधे जो हैं वो अपना खाना
खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल करके। इसके बाद विषम पोषी पोषण में क्या दिया गया है? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, वह भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। विषम पोषी पोषण आप और मैं हैं। हम अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, हम अपने खाने के लिए, भोजन के लिए दूसरी चीजों पर डिपेंड होते हैं। हम जो पेड़ पौधे हैं, दूसरे जो पेड़ पौधे हैं, उनको अपना भोजन बना लेते हैं। और जो मांसाहारी व्यक्ति होते हैं या फिर मांसाहारी जानवर होते हैं, वो दूसरे जीवों को अपना भोजन बना लेते हैं। तो विषम पोषी में क्या होगा? हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं तो हम हो जाएंगे विषम पोषी, यानी कि हमारे शरीर में जो पोषण होता है वो किस प्रकार का है? विषम पोषी पोषण है। इसके भी उदाहरण यहां पर दिए गए हैं, जैसे मानव, आप और मैं हैं, हम विषम पोषी पोषण से जीवित हैं। इसी तरह से पशु होते हैं और अमीबा, ये यहां पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं विषम पोषी पोषण के। दो चीजों को हमने समझ लिया, स्वपोषी और विषम पोषी, जो भी पोषण के दो तरीके हैं। अब इस पाठ में आगे स्वपोषी पोषण किस प्रकार से होता है हरे पौधों में, उसको समझना है हमारे लिए। तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब इस पेज पर आ जाता है स्वपोषी पोषण। पीछे वाले पेज पर हम समझ चुके हैं कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। इस वाले पेज पर समझेंगे कि यह किस प्रकार से होता है। तो स्वपोषी पोषण में दिया है, स्वपोषी पोषण हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं। ये जो भी पोषण है ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा किया जाता है। और किनके द्वारा किया जाता है? हरे पौधों के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सारी जानकारी यहां पर दी गई है, इसको डिटेल में समझ लेते हैं। इसमें दिया है, यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? सबसे जरूरी चीजें क्या क्या है प्रकाश संश्लेषण के लिए, यहां पर मैं आपके लिए लाइन लगा देता हूं। सबसे पहले चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद चाहिए हमें जल। ये दोनों चीजें इकट्ठा होंगी, केमिकल अभिक्रिया होगी। लेकिन केमिकल अभिक्रिया इतनी आसानी से नहीं होती, सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। उसके अलावा पौधे में जो क्लोरोफिल होती है उसकी जरूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल, पौधा क्या करता है? जो हवा है उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और जमीन यानी कि मिट्टी से वो पानी ले लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश यानी कि सूर्य की रोशनी में और पौधे में प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है क्लोरोफिल उसकी सहायता से। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि जल सूर्य के प्रकाश में, और जो पौधे में क्लोरोफिल होता है इसका काम क्या होता है? जो भी सूर्य का प्रकाश है उसको ये सोख लेता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि जल से ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। जो यहां पर फॉर्मूला लिखा गया है ये है गाइस हमारा ग्लूकोज है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। इस ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, जो कि पेड़ पौधों के लिए भोजन का कार्य करता है, पोषण का कार्य करता है। इसके साथ ही ऑक्सीजन गैस पौधे से बाहर निकल जाती है। आपने सुना होगा जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं ऑक्सीजन। तो ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही किया जाता है। जो भी ये अभिक्रिया यहां पर लिखी गई है ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना है इसे प्रकाश संश्लेषण के लिए। अब आगे दिया है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या क्या घटनाएं होती हैं? सबसे पहली है यहां पर क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जो भी क्लोरोफिल होती है ना वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, सोख लेती है। सबसे पहला घटनाक्रम हुआ ये। उसके बाद दूसरे पॉइंट में दिया है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। जो भी प्रकाश ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन करता है? क्लोरोफिल। उसके बाद जो भी जल के अणु होते हैं, जल के अणु यानी कि H2O का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन होता है। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो ये अलग अलग हो जाते हैं। हाइड्रोजन यहां पर हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अपघटन होता है। उसके बाद तीसरे पॉइंट में दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। जो भी हमारा ये ग्लूकोज है ना इसको हम कार्बोहाइड्रेट भी
कह सकते हैं। या तो इसे हम ग्लूकोज कहेंगे, वैसे तो ग्लूकोज ही कहेंगे, लेकिन ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको अपचयन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज में। वो कार्बन डाइऑक्साइड से रासायनिक अभिक्रिया करके जल के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसका अपचयन यानी कि परिवर्तित हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में। इस तरह से होता है गाइस स्वपोषी पोषण। अब इससे रिलेटेड कुछ और बिंदु भी हमें समझने हैं, तो उनके लिए चलते हैं अगले पेज पर। जो भी हरे पौधे होते हैं उनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जो कि सूर्य के प्रकाश को सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। आपने इस तरह से हरे भरे पेड़ पौधे तो देखे ही होंगे। किसी भी हरे पेड़ पौधे की जो पत्ती होती है उसको तोड़कर उसको इस तरह से उसकी अनुप्रस्थ काट को अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो यहां पर हमें कुछ इस तरह की संरचनाएं दिखाई देंगी। जो भी ये संरचनाएं हैं ये अनुप्रस्थ काट पर सूक्ष्मदर्शी से देखने पर दिखाई देती हैं। इन अनुप्रस्थ काट में आपको इस तरह से हरे हरे बिंदु भी दिखाई देंगे। ये जो हरे बिंदु है ना, इनको कहा जाता है हरित लवक या फिर इनको क्लोरोप्लास्ट भी कह सकते हैं। जो भी ये हरे बिंदु हैं इनको हरित लवक कहेंगे, जो क्लोरोप्लास्ट होता है। इसके बारे में यहां पर हमें दिया है क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। पत्ती की अनुप्रस्थ काट को सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे तो कुछ कोशिकाओं में हरे बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे रंग के बिंदु कोशिका अंग होते हैं जिन्हें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। हम बात कर रहे थे क्लोरोफिल की, तो क्लोरोप्लास्ट कहां से आ गया? जो क्लोरोफिल है वो इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही मौजूद होता है, उपस्थित होता है। जो भी क्लोरोप्लास्ट है ये कोशिका के अंग होते हैं। जो भी कोशिका है उसमें ये होते हैं हरे रंग के, अलग से दिखाई देते हैं जब सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। और ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं। यही चीजें हमें समझनी थी क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल से संबंधित है। जो भी क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल इसके अंदर उपस्थित होता है ये प्रकाश संश्लेषण में काफी सहायक होता है। उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। प्रकाश संश्लेषण में जो भी पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है ऑक्सीजन को बाहर निकालने की और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेने की, ये किस प्रकार से होती है पेड़ पौधों में? हमारे पास तो नोज यानी कि नाक होती है, पेड़ पौधे किस प्रकार से करते हैं इस वाले पेज पर समझते हैं। सो यहां पर हमें दिया है रंध्र, जिसे इंग्लिश में स्टोमेटा कहा जाता है। जो भी रंध्र होता है इसके बारे में दिया है पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। जो भी हरे पेड़ पौधे होते हैं उसकी पत्ती के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको रंध्र यानी कि इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। अब ये स्टोमेटा किस तरह का दिखाई देता है यहां पर आपके सामने डायग्राम भी दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हो ये राजमा की तरह दो शेप दी गई हैं, ठीक है। इनको कहा जाता है गाइस द्वार कोशिकाएं। जो भी द्वार कोशिकाएं हैं ये खुलती और बंद होती हैं। इसके बाद जो भी यहां पर बीच में है ये होता है रंध्र छिद्र। इसी छिद्र से ऑक्सीजन बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जाती है। ये हो गया है गाइस रंध्र छिद्र। इसके अलावा यहां पर आपको हरे हरे रंग के बिंदु दिखाई दे रहे होंगे। ये बिंदु जो है ना यही होते हैं हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर होता है क्लोरोफिल। यहां पर जो आपको रंध्र दिखाई दे रहा है इसका छिद्र खुला हुआ है और इस तरफ जो आपको रंध्र दिखाई दे रहा है रंध्र यानी कि स्टोमेटा, इसका छिद्र बंद हो गया है। दिन के समय जो रंध्र होता है उसका छिद्र खुल जाता है और रात के समय अपना रंध्र पेड़ पौधे बंद कर लेते हैं। इसके बारे में दिया है हमें रंध्र के प्रमुख कार्य। रंध्र का जो भी मुख्य कार्य है वो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों की अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होती है। प्रकाश संश्लेषण में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है, वो इन्हीं रंध्र के द्वारा होती है यानी कि स्टोमेटा के द्वारा होती है। इसी छेद से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाती है और प्रकाश संश्लेषण के बाद जो ऑक्सीजन गैस बनती है पेड़ के अंदर वो इससे बाहर निकल जाती है। और ये रंध्र होते कहां पर हैं? पत्ती की सतह पर, बिल्कुल जो पत्ती होती है उसके
ऊपर ही होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बिंदु भी दिया गया है जिस पे ज्यादातर स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। जब किसी पेड़ या फिर पौधे में पानी की अधिकांश मात्रा हो जाती है, पानी ज्यादा हो जाता है उसमें, तो जो भी ये रंध्र है ना, रंध्र छिद्र खुल जाता है और पानी वाष्प होके, पानी वाष्प यानी कि भाप के रूप में इसमें से निकल जाता है। तो जो भी रंध्र है उसके दो कार्य होते हैं, गैसों का आदान प्रदान, और जो भी अधिकांश पानी है, पानी की अधिक मात्रा पौधे के अंदर है, उसको इसी रंध्र छिद्र से बाहर भी निकाल देता है। रंध्र के बारे में यहां पर हमने सारी चीजें समझ ली हैं। अब अगला जो विषय है उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। पीछे वाले पेजेस पर हमने पढ़ा था कि पोषण दो तरह के होते हैं, स्वपोषी और विषम पोषी। स्वपोषी के बारे में सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं पीछे वाले पेजेस पर। अब बारी आ जाती है विषम पोषी पोषण की। विषम पोषी पोषण को आगे तीन भागों में बांटा गया है, प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। इन तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं। प्राणी संपोषण में दिया गया है, इनमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंत ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर ही होता है। प्राणी संपोषण में जो भी जीव है वो खाने को अपने शरीर के अंदर लेकर जाता है, और जो भी भोजन है उसका पाचन शरीर के अंदर ही होता है, जैसे आप करते हो या मैं करता हूं। यानी कि प्राणी संपोषण किनमें होता है? मानव में होता है, मनुष्यों में होता है, इसके साथ ही अमीबा में होता है। अमीबा का उदाहरण लेंगे आने वाले पेजेस पर, काफी अच्छी तरह से आप समझ पाओगे प्राणी संपोषण के बारे में। इसके बाद विषम पोषी पोषण का दूसरा यहां पर दिया गया है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण में दिया है, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जो भी मृतजीवी पोषण है वो कहां पर होता है गाइस? जो भी कोई जानवर मर जाता है या फिर कोई फल है, अगर वो फल सड़ने लग जाता है तो उस पर आपने देखा होगा एक वाइट वाइट लेयर बन जाती है, सफेद कलर की एक परत आ जाती है जो फफूंदी होती है। तो फफूंदी क्या करती है, जो भी सेब है, मान लो एक फल सेब है वो खराब हो रहा है, तो फफूंदी उसको अपने भोजन के रूप में स्वीकार कर लेता है, उसे अपना भोजन बना लेता है। इसी तरह से कोई जानवर, मृत जानवर है, उसको अपना भोजन ये बना लेते हैं। मृत जीवी पोषण है, जो सड़े गली चीजें होती हैं या फिर जो चीजें मर चुकी हैं उनको अपना भोजन बनाते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा, ये किनमें होता है? फफूंदी करती है और कवक है। ये ऐसी चीजें हैं जो मृत जीवी पोषण को फॉलो करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से तीसरा है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में दिया है, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जो भी परजीवी होते हैं ना, ये दूसरों के शरीर से कुछ चीजें निकाल लेते हैं, उनको अपना भोजन बना लेते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा मच्छर। मच्छर आएगा हमारे शरीर पे, डंक मारेगा, खून वो निकालेगा, रक्त को वो अपना भोजन बना लेगा। उसने हमको जान से मारा भी नहीं है और उसने अपना भोजन प्राप्त कर लिया है। तो परजीवी शरीर के अंदर भी हो सकते हैं और शरीर के बाहर भी हो सकते हैं। ये जो भी है मारते नहीं हैं, अपना पोषण बिना मारे प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि जोक होता है, ठीक है, जोक चिपक जाती है, वो खून को चूस लेती है, वो उसका भोजन होता है। इसी तरह से मच्छर भी होता है। मच्छर क्या होता है? परजीवी होता है, तो वो परजीवी पोषण उनमें होता है। विषम पोषी में हमने तीन जो भी इसके प्रकार थे एक एक करके सभी को समझ लिया है। अब अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है डिटेल में समझना पड़ेगा ना, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। प्राणी संपोषण मानव में होता है, अमीबा में होता है। किस प्रकार से होता है, अमीबा का उदाहरण ले लेते हैं। सो अमीबा में पोषण है, इस तरफ ये अमीबा है और ये लाल रंग आपको दिखाई दे रहा है, ये अमीबा का भोजन है। अमीबा क्या करेगा, जो भी यहां पर इसके बीच में ये काला सा बिंदु है, ये इसका केंद्रक होता है गाइस। अब अमीबा इस भोजन को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, इस तरह से अपने ये पैर की तरह जो भी उसका शरीर है उसमें से इस तरह से ये पैर से निकालना शुरू कर देता है भोजन की तरफ। जो भी इसके ये पैर हैं इनको कहा जाता है पादाब। जो भी इसके पादाब हैं ये भोजन को, जो भी लाल रंग का भोजन इससे दूर था, इसके पास में ये पैर से निकाल के इस भोजन को घेर लेता है। उसके बाद जो भी इसके पैर हैं इनको मिला करके इस तरह से एक खाद्य रीति का
बनाता है। ये बन गई यहां पर खाद्य रीतिका, और जो भी भोजन है उसको अवशोषित कर लेता है। ये सिंपल स्टेप्स होते हैं अमीबा के पोषण ग्रहण करने के, भोजन ग्रहण करने के लिए। बिल्कुल आसान तरीके से हमने समझ लिया डायग्राम की मदद से। अब यहां पर कुछ बिंदु दिए गए हैं, इनको समझते हैं। भोजन को अपने पादाब की सहायता से घेर लेता है, यहां पर मैंने आपको बता दिया। खाद्य रीतिका का निर्माण कर लेता है, इस वाले में बता दिया। इसके बाद जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ में करता है। खाद्य रीतिका बनाने के बाद जो भी भोजन है, जब इसके यहां पर आ जाता है तो ये जो भी जटिल पदार्थ होता है उसको सरल पदार्थ यानी कि अपने भोजन में वो परिवर्तित कर लेता है। उसके बाद अगला पॉइंट दिया है, बचा हुआ अपचय कोशिका की सतह की ओर भेजकर उसे निष्कासित कर देता है। अब मान लो इसने जो भी भोजन था, यहां पर ये भोजन था, इसको ग्रहण कर लिया। अब कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचेगा, उस अपशिष्ट पदार्थ का क्या करेगा, जैसे इसने भोजन ग्रहण किया है ना, उसी प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देता है। जो भी मान लो ये अपशिष्ट पदार्थ बच गया है भोजन ग्रहण करने के बाद, तो इसी तरह से बाहर की तरफ इसे भेजेगा, दोबारा से खाद्य रीतिका बनेगी और उसको बाहर की तरफ वो निकाल देगा अपने शरीर से। इस तरह से ग्रहण करता है अमीबा अपना भोजन। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायग्राम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान से इस चीज को हमने यहां पर समझ लिया है, ध्यान रखना है आपने। अब अमीबा के बाद जो भी अगला विषय है प्राणी संपोषण का, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। अभी तक हमने हरे भरे पेड़ पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है ये समझ लिया है, इसके अलावा अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है ये भी हमने समझ लिया। अब बारी आ जाती है आपकी, मेरी और सभी के सभी मनुष्यों की। जो भी मनुष्य यानी कि मानव है उनमें किस प्रकार से पोषण होता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में कहां कहां यात्रा करता है और उस भोजन का हमारा शरीर क्या क्या उपयोग करता है, सारी चीजें आपको यहां पर समझाने वाला हूं। तो खाना पककर तैयार है, खाना जो भी होता है उसको हम ग्रहण करते हैं अपने मुंह से। खाना हमारे मुंह में ग्रहण किया जाता है, उसके बाद दो चीजों का काम होता है, दांत और जिह्वा यानी कि हमारी जीभ। जो भी दांत हैं वो क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं यानी कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। उसके बाद जिह्वा का काम होता है, जब भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिह्वा क्या करती है, भोजन को लार के साथ मिलाने का काम करती है। जो भी हमारी जिह्वा है वो खाने को इधर उधर करके लार के साथ पूरी तरह से मिक्स कर देती है। अब लार कहां से आती है, अगले वाले पॉइंट में दिया है, लार ग्रंथि से। यहां पर आप डायग्राम में देखो, देखो ये यहां पर मुंह है सामने, इसके अंदर गई जो जिह्वा है, जो भी जिह्वा है ना उसके नीचे आपको पीले पीले रंग की जो संरचनाएं दिख रही हैं ये होती हैं लार ग्रंथि। इन लार ग्रंथियों से लार निकलती है जब हम खाना मुंह में लेकर जाते हैं। लार ग्रंथि के बारे में यहां पर दिया है, लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार कहा जाता है। जो भी लार ग्रंथि से रस निकलता है वो लार होती है। ये लार काफी उपयोगी होती है भोजन के पाचन में। यहां पर दिया है स्टार्च। स्टार्च हमें कहां से मिलता है, भोजन से। ध्यान रखने वाली चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है ये। जो भी स्टार्च है ये हमें भोजन से मिलता है, और लार के अंदर होता है लार एमिलेज है, यानी कि जो भी भोजन हमने खाया है, बाहर से ग्रहण किया है, हमारे मुंह में जो भोजन है उसका स्टार्च और लार में जो लार एमिलेज है ये दोनों मिलते हैं और अभिक्रिया करके सरल शर्करा का निर्माण करते हैं। जो भोजन है ना वो लार एमिलेज के साथ सरल शर्करा का निर्माण कर लेता है। अब जो भी सरल शर्करा बनी है यानी कि जो भी हमारा भोजन है जो सरल शर्करा के रूप में परिवर्तित हो गया है, वो भोजन हमारे अभी तो मुंह में ही है, अब उसको जाना है गाइस आमाशय तक। आमाशय कहां पर है, ये वाला यहां पर आपको डायग्राम में जो दिख रहा है ये है यहां पर आमाशय, यहां पर जाना है। भोजन है यहां पर, तो जाएगा कैसे, भोजन को मुंह से आमाशय तक ले जाने का काम करती है ग्रासिका, जिसे इंग्लिश में ईसोफेगस भी कहते हैं। ध्यान रखना इस चीज के बारे में। ये वाली जो नली है ना ये मुंह और आमाशय को जोड़ती है और भोजन इसी ग्रासिका के माध्यम से मुंह से आमाशय तक पहुंचता है। भोजन इस ग्रासिका के माध्यम से आमाशय में पहुंच जाता है, यही हमें यहां पर दिया होगा। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रासिका की क्रमाकुंचक गति द्वारा ले जाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, किस गति से,
क्रमाकुंचक गति से, यानी कि जो भी हमारी ये ग्रासिका है, ईसोफेगस है, ये फैलती और सिकुड़ती है, जिसकी वजह से जो भोजन है वो बिल्कुल धीरे धीरे करके आमाशय तक पहुंच जाता है। किस गति से? क्रमाकुंचक गति से। अभी जो भोजन है ग्रासिका के माध्यम से कहां पर पहुंच गया है? आमाशय में। सबसे पहले हमने भोजन का ग्रहण किया मुंह से, वहां पर दांतों ने उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, जिह्वा ने क्या किया? लार और जो भी भोजन है उसको मिलाया, सरल शर्करा का निर्माण हुआ। जो भी भोजन है आगे ग्रासिका के माध्यम से इस आमाशय में पहुंच गया है। अब भोजन जो आमाशय में पहुंचा है आगे उसका क्या होता है ये समझेंगे, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। जो भी भोजन हमने मुख से ग्रहण किया था वो ग्रासिका से होते हुए आ चुका है इस आमाशय में। आमाशय क्या होता है और इसमें भोजन के साथ क्या होता है, सारी चीजें इस वाले पेज पर समझते हैं। आमाशय के बारे में दिया है, यह एक बड़ा अंग है जो भोजन आने पर फैल जाता है। जो भी आमाशय है ये एक बड़ा सा अंग होता है और इसमें जब भोजन जाता है तो ये फैल जाता है, बड़ा सा हो जाता है, भोजन की उसमें जगह बन जाती है। आमाशय में होती हैं जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां पेप्सिन स्रावण करती हैं, यानी कि पेप्सिन का निर्माण करती हैं। इसके अलावा जो भी हमारा आमाशय है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और श्लेष्मा भी होता है। जो भी पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा है, इनके कार्य क्या क्या होते हैं ये समझते हैं। सबसे पहले पेप्सिन को देखते हैं। इसमें पाचक एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। जो भी भोजन हमने खाया है उसमें जो भी प्रोटीन होगा ना उसके पाचन का काम करेगा पेप्सिन, क्योंकि इसमें पाचन एंजाइम होते हैं। और पेप्सिन काम कब करता है? पेप्सिन काम करता है अम्लीय माध्यम में। अगर माध्यम जो भी हमारा आमाशय है इसका माध्यम अम्लीय नहीं होगा तो पेप्सिन काम नहीं करेगा। तो इसका जो अम्लीय माध्यम है ना वो बरकरार रखना पड़ेगा। वो बरकरार रखने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें दिया है अम्लीय माध्यम तैयार करना जो पेप्सिन की मदद करता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन कर लेता है क्योंकि उसको एक अम्लीय माध्यम तैयार मिलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा। जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं अगर उसमें कुछ भी कीटाणु वगैरह हैं तो उस अम्लीय माध्यम में आने पर वो कीटाणु भी खत्म हो जाते हैं इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से। ठीक है, इसके बाद दिया है श्लेष्मा। इसमें है आमाशय को अम्ल से रक्षा करता है। जो भी आमाशय की दीवार होती हैं, अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये बहुत तेज होता है, ये जला देता है, हमारे शरीर के अंदर होता है। तो उस शरीर, हमारे जो अंग हैं उनकी प्रोटेक्शन, उनकी रक्षा करने का काम करता है श्लेष्मा। जो भी आमाशय है उसकी वॉल्स यानी कि उसकी जो दीवारें होती है ना, उसकी जो सतह होती है उसकी सतह पर श्लेष्मा होती है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारे जो आमाशय है या फिर जो भी हमारे अंग हैं उनकी रक्षा करती है। आमाशय में भोजन पहुंचने पर पेप्सिन प्रोटीन का पाचन कर लेता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम तैयार कर देता है ताकि पेप्सिन सही तरह से पाचन कर पाए, और श्लेष्मा जो है वो अम्ल से हमारे आमाशय की रक्षा करती है। अब भोजन इस आमाशय के बाद, मान ले ये भोजन है हमारा, ये भोजन अब हमारा पहुंच जाता है क्षुद्रांत्र, यानी कि इधर छोटी जो आंत होती है वहां पर पहुंच जाता है। भोजन हमारा आ गया है इस क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत में। यहां पर भोजन का क्या होता है ये समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। आमाशय से भोजन पहुंचता है क्षुद्रांत्र में। ये आमाशय है, इस नली से इन छोटी आंत, क्षुद्रांत्र को छोटी आंत भी कहा जाता है, छोटी आंत में भोजन पहुंच जाता है। अब क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत जो होती है उसके बारे में समझ लेते हैं। इसमें दिया है यह पूर्ण पाचन स्थल है, यानी कि जो भी भोजन है उसका कुछ पाचन तो आमाशय में हो गया, लेकिन अब जो भी बचा हुआ भोजन है उसका पूर्ण पाचन इसी क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत में हो जाता है। यहां क्षुद्रांत्र में जब भोजन पहुंच जाता है तो कार्य होता है यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय का। अब यकृत इंग्लिश में लीवर कहते हैं। यहां पर आप देख सकते हो ये एक समोसे जैसी शेप में जो दिख रहा है ना, ये है यकृत यानी कि लीवर। लीवर का क्या काम होता है यहां पर दिया है, यह पितरस और पित्त लवण का
निर्माण करता है। जो भी पित्त रस हैं और पित्त लवण हैं वो इस यकृत यानी कि लीवर में बनते हैं। अब जो भी बनता है पित्तरस और पित्त लवण, ये क्या करते हैं भोजन के साथ है, यह भोजन को क्षारीय करता है। जो भी यहां पर बना है यकृत में, क्या बना, पित्तरस और पित्त लवण, वो इस पाइप की सहायता से यहां पर जो शुद्रांत्र में भोजन है उस भोजन तक पहुंचता है। पितरस पहुंचा तो वो भोजन को क्षारीय कर देता है। उसके बाद पित्त लवण का काम होता है। जो पित्त लवण है ना वो क्षारीय माध्यम में काम करता है, तो सबसे पहले भोजन को क्षारीय किया जाता है। अब पित्त लवण क्या करता है, वही यहां पर जो पित्त लवण बना वो इस हरी सी पाइप के माध्यम से यहां भोजन तक पहुंचा। पित्त लवण इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण का मतलब होगा, मान लो ये हमारा भोजन है, भोजन में क्या होता है, वसा गोलिकाएं होती हैं। मान लो इस तरह की वसा गोलिकाएं हैं कई सारी बड़ी बड़ी, तो इमल्सीकरण में क्या होगा, जो भी वसा गोलिकाएं बड़ी बड़ी हैं ना वो छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से टूट जाती हैं। अगर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगी तो वो अधिक उपयोगी होंगी हमारे शरीर के लिए, उनको अब्जॉर्ब करना, उनको हमारे शरीर के लिए इस्तेमाल करना। पित्तरस भोजन को क्षारीय कर देता है ताकि पित्त लवण उनका इमल्सीकरण कर सके। जो भी बड़ी वसा गोलिकाएं होती है उनको छोटे छोटे गोलिकाओं में बदल देता है। इस तरह से वसा गोलिकाएं होती हैं उनको पित्त लवण छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। जहां पर यकृत का काम हो जाता है कंप्लीट, यकृत यानी कि लीवर का काम। अब बारी आ जाती है पित्ताशय की। देखो गाइस यहां पर लिखा गया है पित्ताशय। अब पित्ताशय होता है ये छोटा सा हरे रंग का जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये होता है पित्ताशय। ये यकृत से जुड़ा होता है, यकृत से कनेक्ट होता है, लीवर से कनेक्ट होता है। पित्ताशय का कार्य क्या होता है, यह पित्त का भंडारण करता है। यहां पर जो भी पित्त बनता है उसका भंडारण, स्टॉक रखता है ये अपने पास में, वहां को इसको स्टोर करके रखता है पित्ताशय में। इससे आगे अगले पॉइंट में है अग्नाशय। अग्नाशय सबसे पहले डायग्राम में आप देखो लिखा यहां पर गया है अग्नाशय, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये है अग्नाशय। एक सेकंड इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने हाईलाइट किया है ये अग्नाशय है। अग्नाशय का काम क्या होता है और अग्नाशय होता क्या है, यहां पर हमें दिया है, इसमें आग्नेयशिक रस होता है। अब अग्निशयिक रस जो है वो ट्रिप्सिन और लाइपेज होते हैं, दो तरह के इसमें रस होते हैं। ट्रिप्सिन और लाइपेज का काम क्या होता है, जो भी यहां पर रस बना है वो भोजन तक पहुंचता है और जो भी भोजन में प्रोटीन होता है ना उसको वो पेप्टोन्स में बदल देता है, और जो भी वसा होती है भोजन में उसको वसा अम्ल में बदल दिया जाता है। जो भी प्रोटीन है वो पेप्टोन्स में इसलिए बदलता है क्योंकि हमारे शरीर को पेप्टोन्स की जरूरत होती है और वसा अम्ल की जरूरत होती है। देखो अब क्या क्या चीजें हो गई हैं। जो भी भोजन हमने खाया था वो किस रूप में परिवर्तित हो गया है, पेप्टोन्स में परिवर्तित हो गया है और वसा अम्ल में परिवर्तित हो गया है। अब जो भी भोजन यहां पर परिवर्तित हुआ है पेप्टोन्स और वसा अम्ल में, अब उस भोजन को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, उसका अवशोषण करेगी, उस भोजन को सोखेगी। और वो सोखती कैसे है, इन्हीं क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंतों में ही होता है। कैसे होता है ये समझने के लिए चलेंगे अगले पेज पर। जो भोजन क्षुद्रांत्र में पेप्टोन्स और वसा अम्ल में परिवर्तित हो गया है, अब हमारी बॉडी उसका अवशोषण करेगी, हमारी बॉडी उस भोजन को सोखने का कार्य करेगी, और ये कार्य होता है क्षुद्रांत्र में ही। क्षुद्रांत्र को मैंने बताया था छोटी आंत कहा जाता है। छोटी आंत में अवशोषण का कार्य होगा पेप्टोन्स और वसा अम्ल का, और इनको सोखने का काम कौन करता है, दीर्घरोम करता है। दीर्घरोम होता क्या है, ये छोटी छोटी उंगली की तरह संरचनाएं होती हैं जो अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ा देती हैं, भोजन को अवशोषण करने का कार्य करती हैं। दीर्घरोम ये छोटी छोटी उंगली की संरचनाएं होती हैं, किसके अंदर, क्षुद्रांत्र के ही अंदर होती हैं। मान लो ये हमारे इस तरह से क्षुद्रांत्र हैं तो इस तरह की ये संरचनाएं होती हैं, ठीक है, उंगली उंगली सी बनी होती हैं। ये जो भी हमारा भोजन होता है पेप्टोन्स वसा अम्ल उनका अवशोषण कर लेती हैं, उनको सोख लेती हैं शरीर तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, भोजन अभी क्षुद्रांत्र से जो भी भोजन था उसका अवशोषण हो गया। अब जो भी बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, जो भी हम भोजन खाते हैं वो सारा का सारा पाचन नहीं होता है, कुछ वेस्ट भी बच जाता है। जो भी वेस्ट भोजन बचा है उसको शरीर से बाहर निकालना होता है, और बाहर निकालने के लिए बृहदांत्र में जाता है भोजन। यहां से छोटी जो भी हमारी आंत होती है उनसे इस बड़ी वाली आंत में
आ जाता है। बड़ी वाली आंत को कहा जाता है बृहदांत्र। बृहदांत्र यानी कि बड़ी आंत, यहां पर लिखा गया है बृहदांत्र को बड़ी आंत कहा जाता है। जो भी बृहदांत्र है, यहां पर क्या होता है, भोजन पहुंचने पर, भोजन नहीं वेस्ट प्रोडक्ट पहुंचने पर, यहां जल का अवशोषण होता है और बचा हुआ पदार्थ शरीर से बाहर कर दिया जाता है गुदा द्वार के द्वारा। जो भी यहां पर भोजन पहुंचा है, अगर उसमें पानी की मात्रा है तो उस पानी का अवशोषण हो जाता है, हमारा शरीर उसको अवशोषित कर लेता है, पानी को हमारे शरीर सोख लेता है। और जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट होगा, बचा हुआ पदार्थ होगा, उसे यहां से बाहर कर दिया जाता है इस गुदा द्वार से। बिल्कुल आसान सा था। जो भी मनुष्य है उनमें पोषण किस प्रकार से होता है डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल गया और जो हमारा भोजन था वो शुद्रांत्र में ही हमारे शरीर ने उसको अवशोषित कर लिया। मनुष्य में जो पोषण है वो किस प्रकार से होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। अब जो भी अगला कॉन्सेप्ट होगा ना, अगला विषय होगा, उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। जैव प्रक्रम में हमने पोषण के बारे में कंप्लीट समझ लिया है। पोषण क्या होता है, पेड़ पौधों में कैसे होता है, मनुष्यों में कैसे होता है, पोषण वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो हो जाता है हमारा कंप्लीट है। अब अगला जैव प्रक्रम क्या होता है, श्वसन। इसके बारे में समझना शुरू करते हैं और इसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। जैव प्रक्रम में हमने पोषण को बिल्कुल डिटेल में समझ लिया। अब दूसरा जैव प्रक्रम आता है श्वसन। श्वसन क्या होता है बिल्कुल डिटेल में हर एक बिंदु को यहां पर समझेंगे। श्वसन में दिया है भोजन से ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को श्वसन कहते हैं। जो भी भोजन हमने ग्रहण किया था उससे ऊर्जा उत्पादन करने का काम होता है श्वसन वाले प्रक्रम में। और ये होता कहां पर है, कोशिकाओं में। जो भी हम भोजन खाते हैं उसका विखंडन होता है, उसका इस्तेमाल होता है ऊर्जा उत्पादन करने के लिए। हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो एनर्जी यानी कि ऊर्जा का ही निर्माण होता है श्वसन प्रक्रम के द्वारा। यहां पर दिया है इसमें श्वसन दो तरह से होता है, दो तरह का होता है। पहला वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवी श्वसन। अब ये दोनों क्या क्या होते हैं और इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, इसी वाले पेज पर हम समझ पाएंगे। वायवीय श्वसन में पहला बिंदु दिया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन जब होगा जब ऑक्सीजन उपस्थित होगी। और अवायवीय श्वसन में दिया है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन नहीं होगी अवायवीय श्वसन के दौरान। सिंपल है बिल्कुल, पहला वाला बिंदु क्लियर हुआ। दूसरे वाले बिंदु पर आ जाते हैं। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन में जो भी ग्लूकोज होता है कोशिका के अंदर उसका विखंडन हो जाता है, उसका उपचयन हो जाता है और वो परिवर्तित हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और साथ ही हमें ऊर्जा भी मिल जाती है। ठीक है, ग्लूकोज यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा का निर्माण करता है, कोशिका के अंदर होता है ये। और अवायवीय श्वसन में जो भी ग्लूकोज है ना उसका पूर्ण उपचयन नहीं होता, वो पूरी तरह से नहीं पचता है। उसमें इस वाली कंडीशन में जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो जो भी ग्लूकोज है वो कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और साथ ही ऊर्जा का निर्माण करता है। अगर यहां पर पूर्ण उपचयन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा बनेगी। अगर पूरी तरह से उपचयन नहीं होगा या फिर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा यहां पर बनती है। बिल्कुल सिंपल है। इससे अगला बिंदु है यह कोशिका द्रव्य या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका जिससे हम बने हैं, जो कि हमारी फंडामेंटल यूनिट है, क्लास 9th में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। जो भी कोशिका है उसके अंदर जो द्रव्य है और माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर होता है वायवीय श्वसन। लेकिन अवायवीय श्वसन की बात करें तो यह केवल कोशिका द्रव्य में ही होता है। यहां पर वायवीय श्वसन दो जगह पर होता है, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन अवायवीय श्वसन सिर्फ कोशिका द्रव्य में ही होता है। आगे वायवीय श्वसन में बिंदु दिया है अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अधिक ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है, क्योंकि यहां पर ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन हो जाता है, पूरी तरह से उसको पचा लिया जाता है, इसीलिए ज्यादा ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। वहीं अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। और कम क्यों होती है, क्योंकि ग्लूकोज का पूरी तरह से पचन यहां पर उपचयन नहीं हुआ है, इसीलिए यहां पर कम ऊर्जा उत्पन्न होती है।
वायवीय शोषण किन में होता है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप में वायवीय शोषण होता है, मेरे अंदर वायवीय शोषण होता है, यानी कि सभी के सभी जो मनुष्य हैं उनमें वायवीय शोषण होता है। अवायवीय शोषण किन में होता है? यीस्ट, जिसे खमीर कहते हैं ना, यीस्ट में होता है अवायवीय शोषण। शोषण क्या होता है और उसके जो भी दो भाग हैं, जिन दो भागों में उनको बांटा गया है, दोनों को हमने यहां पर समझा। उन दोनों के बीच में क्या अंतर है ये भी हमने समझ लिया। अब श्वसन में ही आगे हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनको भी समझेंगे अगले पेज पर। पीछे वाले पेज पर हमने समझा कि ग्लूकोज का विखंडन वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में किस प्रकार से होता है। इसी ग्लूकोज के विखंडन को और डिटेल में समझ लेते हैं, इसे डायग्राम की मदद से आसान रहेगा हमारे लिए समझना। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला। जो भी ये ग्लूकोज है ये कोशिका द्रव्य में पहुंचता है। कोशिका द्रव्य में पाइरुवेट, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COCOOH, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है, मुझे आता था, जस्ट शो ऑफ के लिए मैंने लिख दिया। तो ग्लूकोज और पाइरुवेट जो कि कोशिका द्रव्य में होते हैं, अगर ये दोनों मिलते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ऑक्सीजन नहीं होती है, यीस्ट में अगर ऑक्सीजन नहीं है और ग्लूकोज और पाइरुवेट हैं, तो ये किस चीज का निर्माण करेंगे? जो ग्लूकोज है उसका विखंडन किस रूप में होगा? उसका विखंडन होगा एथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और थोड़ी सी ऊर्जा भी वहां पर मिलती है। बिल्कुल इसी तरह से ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमारे शरीर के अंदर भी होता है, सिर्फ यीस्ट में नहीं होता है, हमारे शरीर में भी होता है, पेशी कोशिका में। हमारे शरीर में जब हम कुछ काम कर लेते हैं, ज्यादा काम कर लेते हैं, मान लो हम बहुत ज्यादा दौड़ लेते हैं काफी देर तक कंटिन्यू, तो हमारी पेशियों में दर्द होने लग जाता है। उसका कारण क्या है? हमारी जो पेशी कोशिका है वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। जब वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती तो ये जो भी हमारा ग्लूकोज है उसका विखंडन हमारी पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। किसमें? लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में। यहां पर भी ऊर्जा का निर्माण होता है। हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल कब बनता है? जब वहां हमारे शरीर में पेशी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, तो ग्लूकोज का विखंडन लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में हो जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार से ग्लूकोज का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। वायवीय शोषण में पढ़ा था ना, जो भी हमारा कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया है दोनों जगह पर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका विखंडन होता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भी ग्लूकोज है उसका विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा के रूप में होता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है। वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण में जो भी ग्लूकोज है उसका विखंडन किस प्रकार से होता है, इसे डायग्राम से हमने समझा। अब अगला जो विषय है उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। शोषण में अब बात कर लेते हैं कि जो भी मानव है उनमें शोषण किस तरह से होता है। मानव का जो श्वसन तंत्र है उसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहां पर दिया है मानव श्वसन तंत्र, इसको हम समझेंगे इसे डायग्राम की मदद से। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। डायग्राम में सबसे पहले बात करेंगे इस नासा द्वार की। हवा इस नासा द्वार यानी कि हमारे नाक से हमारे शरीर के अंदर जाती है। उसके बाद हवा ग्रासिनी तक पहुंचती है। ग्रासिनी में एक ढक्कन की तरह संरचना होती है, वो ढक्कन खुलता है जब हवा अंदर जाती है, ये यहां पर ग्रासिनी है। उसके बाद हवा जो है वो पहुंचती है कंठ यानी कि हमारे गले तक, ये यहां पर कंठ रहा। उसके आगे ये वाली जो नली है जो फेफड़ों से जुड़ी होती है, इसे कहा जाता है श्वास नली। इससे आगे श्वास नली आगे दो हिस्सों में बट जाती है, और जो भी दो हिस्से यहां पर बने हैं इन दोनों हिस्सों को कहा जाता है गाइज यहां पर श्वसनी। आगे यही श्वसनियां और कई कई श्वसनियों में इसी तरह से बटती रहती हैं, और इनके आखिरी में होती है कूपिका। बिल्कुल कूपिका का गुच्छा, बहुत सारे गुच्छे होते हैं हमारे फेफड़ों के अंदर कूपिकाओं के। कूपिका इस तरह गुब्बारे की तरह संरचना होती है, ये यहां पर बिल्कुल फैले रहते हैं, बहुत सारी कूपिकाएं होती हैं। और जो भी हमारे फेफड़े हैं ना, इनके नीचे यहां पर ये ब्राउन कलर का जो आपको दिख रहा है, ये होता है डायफ्राम, जो हमारे फेफड़ों को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये सिंपल सा हमारा डायग्राम था। अब डिटेल में समझ लेते हैं कि कौन सी चीज का क्या क्या काम है इस मानव श्वसन
तंत्र में। तो सबसे पहले यहां पर दिया है ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक के माध्यम से शरीर में ले जाया जाता है। नाक में मौजूद बारीक बाल हवा को फिल्टर करते हैं। नाक से हवा गले से होकर फेफड़ों तक जाती है। जो भी ऑक्सीजन वाली हवा होती है उसको हमारे नाक से एंट्री मिलती है। हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, जो भी हवा में धूल होती है उसको वो फिल्टर कर देते हैं। धूल को वो नाक में ही रोक लेते हैं, आगे नहीं जाने देते। जो भी हवा नाक के द्वारा पहुंची है वो कंठ, श्वासनली और श्वसनी के थ्रू हमारे फेफड़ों में पहुंच जाती है। जो भी हवा वहां पर पहुंची है उस फेफड़ों में पहुंची है। अब फेफड़ों में क्या होता है, वायु मार्ग छोटे और छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होता है और अंततः कूपिका में पहुंचती है। जो भी हवा हमने नासा द्वार से ग्रहण की थी वो श्वसनी से होते हुए फेफड़ों में आ गई और फेफड़ों में ये छोटे छोटी टहनियां की तरह संरचना होती है। जैसे यहां पर ये श्वसनी है ना, पेड़ की कोई टहनी में से कई सारी टहनियां निकली रहती हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से श्वसनी जो है उसमें से इसी तरह से बहुत सारी संरचनाएं निकली होती हैं और अंत में होती हैं कूपिका। तो हवा यहां से गई, फेफड़ों में कहां पर पहुंच जाती हैं, कूपिकाओं में पहुंच जाती हैं। जो भी कूपिकाएं हैं यहां पर आप देख सकते हो ये गुब्बारे की तरह संरचना होती है। बिल्कुल छोटे से पार्ट को अगर हम जूम करें, जैसे फोटो को बड़ा करके देखते हैं, उसी प्रकार से अगर हम यहां पर एक छोटे से पार्ट को बड़ा करके देखेंगे तो इस तरह के हमें गुब्बारे जैसी संरचनाएं दिखेंगी। इन्हें कूपिका कहते हैं। यहीं पर ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। जो भी हमें अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन कूपिकाओं में पहुंचती है, बॉडी हमारा शरीर उसको अवशोषित कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में छोड़ देता है। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका में है वो इसी श्वसनी, श्वासनली, कंठ, ग्रासनी से होती हुई नाक से बाहर निकल जाती है। हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, अंदर की तरफ खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो उनका आदान प्रदान कहां पर होता है, कूपिकाओं के अंदर। कूपिका के बारे में हमें यहां पर दिया है, यह एक गुब्बारे जैसी संरचना होती है। मैंने आपको बता दिया है जो गैसों का आदान प्रदान करने के लिए एक सतह प्रदान करती है। गैस का आदान प्रदान होता है और कौन सी गैसों का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान यहां पर किया जाता है। कूपिका की दीवारें रक्त वाहिकाओं के साथ जुड़ी होती हैं। जो भी ये कूपिकाएं हैं ना, इनके ऊपर आप देख सकते हो रक्त वाहिकाएं हैं, यानी कि जिनमें रक्त होता है वो नसें यहां पर इन पर होती हैं। अब उनका काम क्या होता है, वो जो भी ऑक्सीजन होती है ना उसको कूपिकाओं में छोड़ देती हैं, सॉरी ऑक्सीजन को वो कूपिकाओं से ले लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें छोड़ देती हैं। ये काम होता है रक्त वाहिकाओं का। मानव श्वसन तंत्र किस तरह से काम करता है हमने समझा, लेकिन थोड़ा सा और बारीकी से जो हमारी ये कूपिकाएं हैं ना इनको समझ लेते हैं और उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। मानव श्वसन तंत्र में जो कूपिकाएं हैं फेफड़ों के अंदर जो मौजूद होती हैं उनको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। इस तरह की ये होती हैं गुब्बारे जैसी संरचना। इसके ऊपर आपको नीले और लाल रंग की रक्त वाहिकाएं भी दिखाई दे रही होंगी। अब जो भी ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन युक्त वायु हम अपने नाक के द्वारा, श्वसनली के द्वारा कूपिकाओं तक पहुंचाते हैं। कूपिकाओं में क्या होगा, उस ऑक्सीजन युक्त वायु का ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन में घुल जाती है। हेमोग्लोबिन जो कि रक्त के अंदर होता है। जो भी ऑक्सीजन कूपिकाओं में पहुंची है वो ऑक्सीजन गैस रक्त में यानी कि हेमोग्लोबिन में घुल जाती है और रक्त ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। रक्त में ऑक्सीजन घुल गई, रक्त ने क्या किया, सभी कोशिकाओं तक उस ऑक्सीजन को पहुंचा दिया है। इसके अलावा रक्त एक कार्य और करता है, सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन दे देता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेके रक्त कहां पर आता है, वापस से कूपिकाओं में। यहां से ऑक्सीजन लेता है और छोड़ देता है यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में उसने छोड़ दी है उसके बाद वो श्वसनली हमारे कंठ और नाक से बाहर निकल जाती है। इसीलिए कहा जाता है हम ऑक्सीजन तो अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। जो भी रक्त कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर छोड़ेगा वो हमारे नाक से बाहर निकल जाती है। इस तरह से कार्य करता है मानव श्वसन तंत्र। तो जो भी हमारे यहां पर श्वसन से रिलेटेड बिंदु थे सभी को हमने डिटेल में समझ लिया। श्वसन वाला जो प्रक्रम है वो हो जाता है कंप्लीट।
जैव प्रक्रम में हमने अपने 4 प्रक्रमों में से पोषण को कंप्लीट कर लिया, श्वसन को कंप्लीट कर लिया। अब इससे अगला जो जैव प्रक्रम है उसे कहा जाएगा परिवहन तथा वहन। इसको शुरू करते हैं अगले पेज से। पोषण और श्वसन के बाद जो अगला जैव प्रक्रम होता है उसे कहते हैं वहन। वहन क्या होता है, इससे रिलेटेड जो भी मुख्य बिंदु है सारे के सारे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। वहन में दिया है मानव में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों को सभी अंगों तक पहुंचाने वाले तंत्र को वहन या फिर संवहन कहा जाता है। जो भी हमारे शरीर में भोजन होता है या फिर ऑक्सीजन होता है या इनके अलावा और भी जो अन्य आवश्यक पदार्थ होते हैं जैसे कि पानी की जरूरत होती है, तो इन सभी चीजों को हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का जो कार्य होता है ना, उसी को वहन कहा जाता है। यानी कि ये ट्रांसपोर्टर है जो एक चीज को हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाते हैं। अब आगे दिया गया है वहन तंत्र के 3 घटक हैं। वहन तंत्र टोटल 3 चीजों से बना है। पहला है इसमें रक्त व लासिका, दूसरा है रक्त नलिकाएं और तीसरा होता है हृदय यानी कि हमारा दिल। अब रक्त व लसिका को इस वाले पेज पर समझ लेते हैं। इसके अलावा रक्त नलिकाएं और हृदय जो है इनको आगे वाले आने वाले पेजेस पर समझेंगे। रक्त व लसिका जो है, जो हमारा रक्त होता है ना, उसमें 4 चीजें होती हैं। यहां पर चारों की चारों चीजें लिखी गई हैं। सबसे पहले होता है आरबीसी, जिसको इंग्लिश में रेड ब्लड सेल्स कहते हैं और हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। मैंने यहां पर इसको आरबीसी इसीलिए लिखा है क्योंकि इसकी फुल फॉर्म लिखने के लिए एग्जाम में हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है आरबीसी का मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं। जो भी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका काम क्या होता है, रक्त में O2 CO2 का वहन करती हैं, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से जो भी हमारा शरीर है उसके सभी अंगों तक पहुंचाती हैं लाल रक्त कणिकाएं। इसके आगे है WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स है। व्हाइट यानी कि श्वेत, सफेद रक्त कणिकाएं होती हैं और इनका काम क्या होता है, शरीर को रोगमुक्त करने में ये सहायक होती हैं। अगर हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं हमारे बीमार होने के। अगर बीमारी से हमें बचना है तो श्वेत रक्त कणिकाएं प्रॉपरली हमारे शरीर में मेंटेन रहनी चाहिए। ये हमें किसी भी तरह की जो बीमारियां हैं उनसे बचाती हैं। इससे आगे है प्लेटलेट्स। जो हमारा रक्त है उसमें प्लेटलेट्स भी होती हैं। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती हैं। अगर हमें कहीं चोट लग जाए, अगर हमें कहीं से कट लग गया, तो यहां से बहुत ज्यादा रक्त जो है उसका निष्कासन ना हो, बहुत ज्यादा रक्त हमारे शरीर से ना निकल पाए। अगर कहीं पर चोट लग जाती है तो रक्त है थोड़ा सा निकलता है, उसके बाद वो जमने लग जाता है। तो प्लेटलेट्स की वजह से ही उसका थक्का बनता है, वो जम जाता है। बहुत ज्यादा चोट लगने पर हमें जो भी हमारा रक्त है वो ज्यादा नहीं जा पाता शरीर से बाहर, तो ये प्लेटलेट्स का काम है। इसके अलावा रक्त में प्लाज्मा भी होता है। अब प्लाज्मा क्या है, इसमें 90% जल होता है और शेष में प्रोटीन होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें होता है प्रोटीन और जल की मात्रा भी काफी अधिक होती है। जो भी हमारा रक्त होता है उसमें ये 4 चीजें होती हैं। रक्त के बारे में तो हमने चारों चीजें पढ़ ली हैं। अब लसिका की बात भी हमें करनी होगी। लसिका में दिया है यह एक तरल उत्तक है जो वहन में सहायता करता है। ज्यादातर चीजों का वहन तो हमारी ये चीजें करती हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करती हैं और जल का जो वहन है वो प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। लसिका जो है ना वो वहन में सहायता करती है, मदद करती है। वहन तंत्र के 3 घटकों में हमने रक्त व लसिका को इस वाले पेज पर समझ लिया है। अब रक्त नलिकाएं और हृदय जो है उनको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। वहन तंत्र के 3 घटकों में से रक्त व लसिका को पीछे वाले पेज पर समझने के बाद अब दूसरा घटक रक्त नलिकाओं को इस वाले पेज पर समझते हैं। जो भी रक्त नलिकाएं होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, पहला धमनी और दूसरा होता है शिरा। नलिकाएं का मतलब होता है नालियां, यानी कि इनमें जो हमारा रक्त और लसिका है वो बहकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। ये एक तरह से नदी या फिर कह सकते हो पाइप का काम करती हैं। ये पाइप की तरह होती हैं जिनमें फ्लो होता है, बहाव होता
होता है रक्त और लसिका का। सो दो तरह की होती हैं धमनी और शिरा, ये दोनों क्या होती हैं और इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है यहां पर समझते हैं। पहले धमनी की बात करेंगे। पहला बिंदु इसमें दिया है O2 वाले रक्त को हृदय से शरीर के सभी अंगों तक लेकर जाती है। जो भी ऑक्सीजनेटेड रक्त होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, उसको हृदय यानी कि हमारे दिल से शरीर के जो भी अंग होते हैं उन तक वो पहुंचाती है। वहीं शिरा की बात करें तो इसका काम क्या होता है, CO2 वाले रक्त को शरीर के सभी अंगों से हृदय तक लेकर आती है। ये हृदय से सभी अंगों तक पहुंचाती है ऑक्सीजन वाले रक्त को, और कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त को सभी अंगों से हृदय तक जो लेकर आती है उसको कहते हैं शिरा। दूसरे बिंदु को देखते हैं। दूसरे बिंदु में है धमनी की भित्ति मोटी व लचीली होती है। जो भी हमारी धमनियां होती हैं उनकी भित्ति यानी कि उस जो बनी होती हैं वो मोटी होती हैं और लचीली भी होती हैं, यानी कि उनको आसानी से मोड़ा भी जा सकता है। लेकिन शिराएं बिल्कुल इसके अपोजिट होती हैं, उल्टी होती हैं। शिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती हैं। जो भी शिराएं हैं वो लचीली नहीं होती हैं, उनको मोड़ना मुश्किल होता है, और उनकी भित्ति जो है ना यानी कि वो पतली परत से बनी होती हैं। उनकी भित्ति कम मोटी होती है, पतली परत से बनी होती है। सीधा सा मतलब ये हो जाएगा। धमनी की बात करें तो इसमें दिया है यह उत्तकों के नीचे होती हैं और शिरा जो है यह सतह पर होती हैं। जो भी हमारी धमनी है, ये जो भी टिश्यूज होते हैं, उत्तक होते हैं, उनके नीचे पाई जाती हैं, लेकिन ये सतह पर होती हैं। जैसे मेरा हाथ है, इसकी सतह जो भी दिखाई देगी ना, यहां पर मुझे ये शिराएं दिखाई दे जाएंगी, यहां पर सतह पर ये होती हैं। धमनी के बारे में आगे दिया है वाल्व नहीं होते हैं। इसमें कोई भी वाल्व नहीं होते हैं, लेकिन शिरा में वाल्व होते हैं। धमनी में वाल्व का मतलब होता है ब्लॉक करना, ठीक है, बंद होने के इसमें तरीका नहीं होता, लेकिन शिरा में बंद होने का तरीका होता है। ये वाल्व की सहायता से काम करती हैं। तो रक्त जो भी नलिकाएं होती हैं उनको हमने धमनी और शिरा दो भागों में बांटकर, यहां पर धमनी और शिरा के बीच में क्या अंतर है, धमनी क्या होती हैं, शिरा क्या होती हैं, दोनों को समझ लिया है तो रक्त नलिकाएं हो जाती हैं समाप्त है। अब जो भी हमारा वहन तंत्र का तीसरा भाग है जिसे कहते हैं हृदय यानी कि हमारा दिल, उसके बारे में समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। वहन तंत्र का तीसरा घटक होता है हृदय यानी कि दिल। अब बात करेंगे दिल की, और मेरे दिल से एक ही आवाज आती है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना है। विषय से ना भटकते हुए आ जाते हैं वापस से हमारे हृदय वाले कॉन्सेप्ट पर। हृदय का मतलब होता है दिल। इसका डायग्राम भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है, बना बनाकर एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसके। सो हृदय में हमें दिया है हृदय या दिल, यह एक पेशीय अंग है, मुट्ठी जितना ये होता है। इसके दो भाग होते हैं जिन्हें विभाजिका अलग करती है। इसे 4 कक्षों, 2 निलय और 2 अलिंदों में वर्गीकृत किया जाता है। डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले ये हमारा हृदय है, बीच में यहां पर ये लाल रंग की जो लाइन है ये विभाजिका है, ये इसको बायां और दायां 2 हिस्सों में बांट देती है। और इसके अलावा जो भी हमारा ये हृदय है इसके 4 कक्ष होते हैं। पहला कक्ष होता है ये वाला दायां अलिंद, उसके नीचे होता है दायां निलय, उसके बाद यहां पर होता है बाया अलिंद, और यहां पर है ये नीचे की तरफ बाया निलय। नीचे वाले जो कक्ष होते हैं वो दाया निलय और बाया निलय होते हैं, यानी कि नीचे वाले कक्षों को साइड भी याद रखनी है आपने कि दाया है ये बाया है, निलय कहा जाता है नीचे वाले कक्षों को, और ऊपर वाले कक्षों को अलिंद कहा जाता है। आसान है बिल्कुल डायग्राम। इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं हृदय कार्य कैसे करता है। ये काफी महत्वपूर्ण है। काम कैसे करता है हमारा दिल, तो यहां पर है ऑक्सीजन रहित रक्त शरीर से दाएं अलिंद में प्रवेश करता है, जिसे हृदय दाएं निलय से फेफड़ों की तरफ पंप कर देता है। जो भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन रहित यानी कि ऐसा रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो चुकी है, उसे ऑक्सीजन की जरूरत है, अब वो रक्त जो है ना यहां से प्रवेश करता है। जो हमारा ऊपर वाला दायां अलिंद है इसके अंदर हमारी शिराओं से, ठीक है, यहां से और यहां से इस दायां अलिंद में वो प्रवेश करता है। दाएं अलिंद के बाद जो भी ऑक्सीजन रहित रक्त है वो आ जाता है दाएं
निलय में। यहां पर आने के बाद जो दायां निलय है ना, ये सिकुड़ता है। सिकुड़ने के बाद जब इसमें जो रक्त होता है वो पंप हो जाता है, यानी कि एक पंप की तरह कार्य करता है। वो पंप हो जाता है इन फुफ्फुस धमनियों द्वारा। कहां पर पंप होता है? ऑक्सीजन की जरूरत है उसे, तो वो कहां जाएगा? हमारे फेफड़ों में जाएगा। तो फेफड़ों की तरफ ये चला जाता है, दायां निलय इसको पंप कर देता है, फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन युक्त होता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन जो है वो आ जाती है, फेफड़ों से वो ले लेता है। रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर, जब उसमें ऑक्सीजन आ जाती है तो वो ऑक्सीजन लेकर बाएं अलिंद से हृदय में प्रवेश करता है। जब उसमें ऑक्सीजन आ गई है तो बाएं अलिंद में जो भी हमारी फुफ्फुस शिराएं होती हैं, इनसे ऊपर की तरफ बाएं अलिंद में यहां पर प्रवेश करेगा। बाएं अलिंद से रक्त आ जाता है बाएं निलय में। यहां पर ये फिर से सिकुड़ने का काम करेगा। जो भी हमारा बायां निलय है, निलय पंप की तरह काम करते हैं दोनों, चाहे वो दायां निलय हो चाहे वो बायां निलय हो। बाएं निलय में जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है ये सिकुड़ता है तो रक्त पंप हो जाता है महाधमनी के द्वारा पूरे हमारे शरीर में सभी अंगों तक। तो ये कार्य होता है जो मैंने आपको प्रैक्टिकली यहां पर समझा दिया है। इसमें जो लाइन बची है वो भी पढ़ देता हूं आपके लिए। रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर बाएं अलिंद से हृदय में प्रवेश करता है बाएं अलिंद से। फिर ऑक्सीकृत रक्त को शरीर के बाएं निलय द्वारा महाधमनी से पंप कर दिया जाता है। बाएं निलय से महाधमनी में शरीर के सभी अंगों तक रक्त को पहुंचा दिया जाता है। हृदय क्या होता है, हृदय का डायग्राम क्या है और हृदय कार्य कैसे करता है, सभी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। वहन तंत्र में हमने लसिका, रक्त व लसिका, रक्त नलिकाएं और हृदय सभी चीजों को डिटेल में समझ लिया है। तो वहन जो हमारा जैव प्रक्रम है ये हो जाता है कंप्लीट। मनुष्यों में वहन होता है, जो भी चीजें जरूरत की होती हैं वो शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाई जाती हैं। इसी तरह से जो पेड़ पौधे यानी कि पादप होते हैं उनमें भी वहन होता है। जैसे पानी होता है, खाना होता है या फिर खनिज होते हैं, पौधे के हर एक भाग तक किस तरह से पहुंचते हैं ये भी हमें समझना पड़ेगा। सो इस वाले पेज पर है पादपों में वहन, यानी कि पेड़ पौधों में जो भी खाना है वो किस तरह से पहुंचता है। सो यहां पर है पादपों में परिवहन जाइलम व फ्लोएम के द्वारा होता है। जो भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें दो उत्तक होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। ये दोनों कार्य करते हैं वहन का। अब डिटेल में समझ लेते हैं इनके बारे में क्या क्या है, किस तरह से ये कार्य करते हैं। पहले बात करेंगे जाइलम की। जाइलम में दिया है यह मिट्टी से प्राप्त जल और खनिजों का परिवहन करता है। यह जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है जिससे जल पौधे के हर एक भाग तक पहुंचता है। जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है। और किस प्रकार से करता है? मान लो हमारे पास ये एक पेड़ है, पेड़ को पानी कहां से मिलता है? ज्यादातर जमीन से मिलता है। मिट्टी में जो भी पानी की मात्रा होती है उसको जड़ें क्या करती हैं? सोखती हैं। जड़ों में जो भी पानी आ गया है, जाइलम क्या करेगा? उस पानी को ऊपर की तरफ लगातार धकेलता रहता है। पानी को ऊपर की तरफ धकेलता रहेगा तो जो भी पानी है ना वो पौधे में हर एक भाग, जो भी फूल पत्ते फल जो भी होते हैं सभी जगह तक ये पानी को इस तरह से पहुंचा देता है, ऊपर की तरफ धकेल कर। ठीक है, जो भी पत्ती होती है वहां तक भी पानी इसको ये पहुंचा देता है। इस तरह से जाइलम की मदद से पौधे के हर एक भाग को पानी मिल पाता है। पानी का वहन जाइलम करता है, लेकिन अभी खाना बचा है, कुछ खनिज जिसके पौधे को जरूरत होती है उसका वहन कौन करेगा? उसका काम करेगा फ्लोएम। इसमें है यह पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों के लिए परिवहन करता है। जो भी हमारा पेड़ या फिर पौधे होते हैं उसमें खाना कौन बनाता है? जो भी हरा पदार्थ मतलब हरे पत्तियां होती हैं वो खाना बनाने का काम करती हैं। तो खाना ऊपर बनता है, पानी नीचे से जाइलम लेकर जाता है। जब खाना बन जाता है तो उसे खाने को पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। जो भी खाना बना है उसको इस तरह से पौधे के हर एक भाग तक पहुंचा देता है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम पानी पहुंचाता है, फ्लोएम खाना पहुंचाता है जो भी पत्तियों द्वारा तैयार किया गया होता है। इस तरह से होता है पेड़ पौधे यानी कि पादपों में वहन। वहन वाला जो कॉन्सेप्ट है मनुष्यों में और पौधों में सभी तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब जैव प्रक्रम
का जो आखिरी वाला प्रक्रम बचा है उसको समझने के लिए चलते हैं। अगले पेज पर कौन सा वाला बचा है ये भी देखते हैं। जैव प्रक्रम में अभी तक हमने पोषण को समझ लिया, श्वसन को समझ लिया, परिवहन तथा वहन को पीछे वाले पेजेस पर अभी अभी हमने समझा है। अब आखिरी जो जैव प्रक्रम है वो है उत्सर्जन। इसको शुरू करते हैं अगले पेज से। पाठ में आखिरी जैव प्रक्रम होता है उत्सर्जन। ये उत्सर्जन होता क्या है, किस प्रकार से होता है, सारी चीजें समझेंगे डायग्राम की मदद से। उत्सर्जन में दिया है शारीरिक क्रिया के दौरान शरीर में कई हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निर्माण होता है। इन पदार्थों के निष्कासन को उत्सर्जन कहा जाता है। जब भी हम कोई क्रिया करते हैं हमारे शरीर में कई सारे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनते हैं, जैसे कि यूरिया या फिर यूरिक अम्ल बनता है। जो भी यूरिया या फिर यूरिक अम्ल है इनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है इसी प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। जो भी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनते हैं उनकी हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इनको बाहर निकालने का कार्य किया जाता है। अब यह कार्य कैसे किया जाता है? मानव उत्सर्जन तंत्र के द्वारा। मानव उत्सर्जन तंत्र यहां पर इसका डायग्राम आपको बना के दिया गया है। डायग्राम में यहां पर हमारे पास वृक्क यानी कि ये किडनियां हैं राजमा की तरह दिखाई देने वाली। इसके अलावा यहां पर ये लाल रंग की महाधमनी है, नीले रंग वाली महाशिरा है। जो भी हमारी ये किडनियां हैं, वक हैं, इनके नीचे की ओर आपको पाइप जुड़ी हुई दिखाई दे रही होंगी, इनको मूत्रवाहिनी कहा जाता है। जो भी यहां पर ये पाइप हैं ये जुड़ती हैं यहां पर इस मूत्राशय से, और मूत्राशय के नीचे की ओर होता है मूत्र मार्ग। अब जो भी हमारा ये मानव उत्सर्जन तंत्र है इसमें वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग ये चार चीजों से बना होता है। अब इनको डिटेल में समझते हैं, इनका क्या क्या कार्य होता है। तो यहां पर दिया है इसमें दो वृक्क यानी कि किडनियां होती हैं, एक मूत्रवाहिनी होती है, सॉरी दो ही मूत्रवाहिनियां होती हैं, यहां पर दो ही पाइप होती हैं, एक मूत्राशय और एक ही मूत्र मार्ग होता है। मानव उत्सर्जन तंत्र इन सभी चीजों से बना होता है। अब इनके कार्य पर आ जाते हैं। वृक्क यानी कि किडनी की बात कर रहे हैं, इसका क्या काम होता है? यह रक्त को फिल्टर करके उसमें से अपशिष्ट पदार्थ को अलग कर देती है। जो भी हमारा रक्त होता है उसमें जो भी अपशिष्ट पदार्थ यानी कि नाइट्रोजन युक्त जो भी पदार्थ होता है उसको ये अलग कर देती है। उसके बाद मूत्रवाहिनी जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है ना, उस अपशिष्ट पदार्थ को कहा जाता है मूत्र। जो भी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है मूत्र कहते हैं उसे, ठीक है। अब मूत्र वाहिनी की बात करते हैं। वृक्क ने क्या किया? जो भी मूत्र था उसको रक्त से अलग कर दिया। अब मूत्र वाहिनी में क्या होगा? यह वृक्क किडनी से मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाती है। यहां पर मूत्र का जो निर्माण हुआ है उसको क्या करेगी? जो भी हमारी ये मूत्र वाहिनी है ये इस मूत्राशय तक उसको पहुंचा देती हैं। मूत्र का निर्माण यहां पर हुआ तो मूत्रवाहिनी ने उसको मूत्राशय तक पहुंचाने का कार्य किया। अब मूत्राशय की बात करते हैं। यहां मूत्र का संग्रहण होता है। जो भी मूत्र तैयार हुआ है वो इस मूत्रवाहिनी के थ्रू यहां पर पहुंच जाता है और यहां पर उसका स्टोरेज होता है, वहां पर इसका संग्रहण होता है। आगे है मूत्र मार्ग। मूत्र को शरीर से बाहर निकाल देता है। मूत्र मार्ग से जब कई सारा मूत्राशय इकट्ठा हो जाता है तो मूत्र मार्ग से उसको बाहर कर दिया जाता है। इस तरह से कार्य करता है मानव उत्सर्जन तंत्र। अब एक बात आप सोचो, जो भी हमारे ये वृक्क यानी कि किडनी है इसमें ऐसा क्या है कि ये रक्त से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ यानी कि यूरिया या फिर यूरिक एसिड मूत्र को अलग कर देती है? तो यहां पर इसका उत्तर आपको मिलेगा। वृक्क यानी कि किडनी में वक्काणु होते हैं जिन्हें इंग्लिश में नेफ्रॉन्स कहा जाता है। जो भी हमारी किडनियां होती हैं उसमें नेफ्रॉन्स होते हैं जो रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को अलग करते हैं। अब जो भी वक्काणु या फिर इंग्लिश में कहें तो नेफ्रॉन्स हैं, इसको भी हमें थोड़ा सा डिटेल में तो समझना पड़ेगा। इसका डायग्राम भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार आया है, आगे भी आने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। तो वक्काणु क्या होता है आगे वाले पेज पर समझने के लिए मूव करते हैं।
किडनी यानी कि वृक्क के अंदर हमारे वक्काणु होते हैं जिन्हें इंग्लिश में नेफ्रॉन्स कहते हैं। क्या होते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं, डायग्राम की मदद से सभी चीजों को समझते हैं। सो यहां पर है वक्काणु किडनी की इकाइयां हैं, इसमें शामिल होते हैं। जो भी वक्काणु हैं वो किडनी की इकाइयां होते हैं। और किसी भी एक किडनी की बात करें तो उसके अंदर कितने वक्काणु होते होंगे? लगभग 10 लाख वक्काणु होते हैं एक किडनी के अंदर। हमारे पास 2 किडनियां हैं, यानी कि हमारे शरीर में टोटल कितने वक्काणु हो गए? लगभग 20 लाख वक्काणु होते हैं। ठीक है, तो जो भी वक्काणु हैं इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती है यहां पर सभी को पॉइंट आउट किया गया है। सबसे पहले बात करें, ये होता है कोशिका गुच्छा, बोमन संपुट, नलिकार भाग और संग्राहक वाहिनी। डायग्राम में आपको ये सारी चीजें दिखा देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे बोमन संपुट की। यहां पर आपको ये पीले रंग का एक गोलाकार दिख रहा है ना, ये होता है बोमन संपुट। इस बोमन संपुट के अंदर क्या होता है? कोशिका गुच्छा होता है, इसके अंदर की तरफ होता है। ठीक है, तो कोशिका गुच्छा इसके अंदर हो गया। इसके बाद यहां पर जो आपको दिख रहा है ना, ये लंबी सी नली दिख रही है आपको, ये होती है गाइस संग्राहक वाहिनी। इसके अलावा यहां पर जो आपको ये पाइप सी दिख रही है, ये होती है नलिकार भाग होता है इस वक्काणु का। ये एक वक्काणु का चित्र यहां पर आपको दिया गया है, डायग्राम आपको दिया गया है। एग्जाम में कई बार आया है, आगे भी आने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं, तो अच्छी तरह से इसको समझ लेना। इसके अलावा यहां पर शिराएं और महाधमनी, जो धमनियां और शिरा हैं वो भी हैं, महाधमनी नहीं है, शिरा और महाधमनियां भी हैं। अब जो भी इसके यहां पर ये कोशिका गुच्छा, बोमन संपुट, नलिकार भाग और संग्राहक वाहिनी है, इनके कार्य क्या क्या होते हैं? कोशिका गुच्छा से शुरू करते हैं। यह रक्त कोशिकाओं का गुच्छा होता है बोमन संपुट के अंदर। बोमन संपुट का कार्य क्या होता है? यह रक्त को फिल्टर कर देता है। जो भी कोशिकाओं का गुच्छा होता है इसके अंदर रक्त आता है, यह रक्त को फिल्टर कर देता है, साफ कर देता है, यानी कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो होते हैं उनको अलग कर देता है। जो भी बोमन संपुट ने नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को अलग किया, इन पाइप, जो पीले रंग की आपको पाइप दिख रही है ना, इनमें वो आ जाता है। ये होता है नलिकार भाग, ये वाली पाइप है। नलिकार भाग में क्या होगा? शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व जल पुनः अवशोषित हो जाता है। जो भी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ अलग किया गया है, अगर इसमें आने के बाद उसमें जल की मात्रा है, ग्लूकोज की मात्रा है, अमीनो अम्ल की मात्रा है, तो उसको यहां पर जो भी ये शिराएं या फिर धमनी है, इनको वापस से अवशोषित कर लेती हैं जरूरत के अनुसार। शरीर को जितनी जरूरत होती है उसके अनुसार ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और जल दोबारा से ये अवशोषित कर लेती हैं, सोख लेती हैं उसमें से। जो भी बचा हुआ पदार्थ होता है वो मूत्र बन जाता है और इस पाइप में आगे बढ़ते हुए, नलिकार भाग से आगे बढ़ते हुए यहां पर आ जाता है। ये क्या है? संग्राहक वाहिनी। इसमें क्या होता है? इसमें मूत्र निर्माण जो हुआ वह संग्रह हो जाता है, वो आके इसमें इकट्ठा हो जाता है। इस तरह से काम करता है वक्काणु हमारी किडनियों के अंदर। और एक साथ कितने वक्काणु कार्य करते हैं? लगभग 20 लाख है। ये पाठ का आखिरी विषय था। इसी आखिरी विषय के साथ जो हमारा जैव प्रक्रम में उत्सर्जन वाला कॉन्सेप्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। इसी उत्सर्जन के आखिरी विषय वक्काणु के साथ पाठ जैव प्रक्रम हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी विषय आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना, जितने भी नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैव प्रक्रम का जो भाग 2 होगा उसमें इस पाठ के प्रश्न उत्तर जो किताब वाले हैं वो भी करेंगे। इसके अलावा एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न उत्तर आ सकते हैं उनको भी बताने वाला हूं मैं आपके लिए, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। साथ ही इस पाठ के जो भी महत्वपूर्ण डायग्राम हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो जो भी पार्ट 2 वाली वीडियो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको भी देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।